मैं माता कर्मा शासकीय माता कर्मा महाविद्यालय महासमुंद का अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय वेबिनार में मुझे अवसर प्रदान किया। मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहता हूँ। उसके पहले महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रमेश देवांगन जी, मैडम सरस्वती वर्मा जी, एसपी वर्मा जी, अखिलेश शर्मा जी, जय ठाकुर मैडम का अत्यंत आभारी हूँ। साथ ही महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण जिन्होंने इस वेबिनार के आयोजन में मेहनत की है और जितने भी प्राध्यापक इसके साथ जुड़े हुए हैं अभी वेब में और विद्यार्थी, उन सभी का आभारी। आज का विषय जैसा कि रखा गया है डोमेस्टिक मेड्स, घरेलू कामगारों पे कोरोना का असर। वास्तव में दिसंबर एंड जब हो रहा था, क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी और नव वर्ष की तैयारी चल रही थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ दिनों बाद हम इतनी बुरी स्थिति में आ जाएंगे। और वही हुआ। कोरोना एक अदृश्य वायरस है, कोई नहीं जानता कहाँ है कैसा है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है उसकी चपेट में आ चुका है। इसके लिए एक शब्द उपयोग किया गया, भारत में भी 25 मार्च से लॉकडाउन किया गया। इसके पहले कुछ देशों ने करा था। लॉकडाउन के लिए यूनाइटेड किंगडम में सेंट एंड्रूज यूनिवर्सिटी है, वहाँ कुछ शोधार्थी हैं, रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने एक शब्द दिया है इसके लिए, एंथ्रोपॉज। ये दो शब्द हैं उसमें, एक एंथ्रो है जिसका अर्थ होता है मानव और दूसरा है पॉज यानी रुकना। कई बार होता है ना, अपन मोबाइल अपना पॉज कर देते हैं, कंप्यूटर पॉज कर देते हैं, वही रुकना। तो उन्होंने वो रिसर्च कर रहे हैं कि लॉकडाउन में ऐसा क्या हुआ कि सारे लोग, तो हम लोग मानो घर के अंदर कैद खाने में आ गए और धीरे धीरे वातावरण, हमारा पर्यावरण सुधरने लगा। पर्यावरण सुधरने के साथ साथ क्या हुआ कि वाइल्ड लाइफ जो है वो इंटरेक्ट करने लगे। इस पे वो अध्ययन करना है। तो इसके लिए लॉकडाउन के लिए उन्होंने एक शब्द दिया है, एंथ्रोपॉज। चूँकि कोरोना कर रहे हैं, नए नए शब्द आए हैं, कोविड-19 वायरस आया, क्वारंटाइन आया, लॉकडाउन आया, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इस शब्द को भी शेयर करूं। यह है एंथ्रोपॉज। यहाँ पे जब 25 मार्च से भारत में लॉकडाउन किया गया, सभी को कहा गया एकांतवास करेंगे, सब घर में रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे बड़ी समस्या आई कि हमारे यहाँ के जो वर्कर हैं, क्योंकि भारत में दो प्रकार, एक तो शासकीय वर्कर हैं, नौकरियों में सेवारत हैं, कृषि में हैं, और कुछ असंगठित क्षेत्र में। संगठित असंगठित क्षेत्र के जो हैं उसके साथ बड़ी समस्या आई। प्रवासी मजदूरों का दर्द हमने देखा है कि सभी शहरों में जहाँ जहाँ वो काम कर रहे थे, धीरे धीरे उनको अपने घर से एक भय होने लगा और वो अपने घर की ओर, मूल घर की ओर प्रस्थान कर गए। और इसी में आप देखेंगे कि पर्यावरण में तो सुधार हुआ है, उसके साथ साथ मानव व्यवहार में भी सुधार हुआ है। अभी चर्चा हुई थी कि घरेलू नौकर या घरेलू कामगार जो हैं, इनको मेड सर्वेंट कहते हैं, कहीं केयर टेकर कहा जाता है, कहीं फैमिली ड्राइवर कहा जाता है, कहीं पूल क्लीनर्स आदि कई प्रकार के नाम हैं। विदेशों में तो इनको हेल्पर कहा जाता है, लेकिन भारतवर्ष में आज भी इनको नौकर या नौकरानी से ही संबोधित किया जाता है। तो इनके प्रति मानव व्यवहार बदला है। कई आपने देखा होगा, टीवी न्यूज़ आए, पेपर्स वगैरह में आए कि लॉकडाउन पीरियड में कुछ लोग अपनी कार में मेड को घर लेने जाते थे और उनको छोड़ने जाते थे। लेकिन ये एक तात्कालिक था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनको पैसा पूरा दें, इनका ख्याल रखें हम, आपके यहाँ जितने भी कामगार हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अधिकतर लोगों ने उनको वेतन नहीं दिया। कुछ लोगों ने तो मार्च का पूरा पैसा भी नहीं दिया। उनका 25, एक हफ्ते तो आप आ ही रही हैं, तो 25 दिन का भी पैसा नहीं दिया, 24 दिन का पैसा दिया, 6 दिन का पैसा नहीं दिया। तो ये अलग अलग है। प्रवासी मजदूर जो हमारे यहाँ से गए थे, उसमें जो तादाद थी उसमें 83% महिला थी। ILO ने भी बताया कि भारत में लगभग 47 लाख घरेलू कामगार हैं, जिसमें 30 लाख महिला हैं और 17 लाख पुरुष हैं। ये घर के कामकाज से लेके सभी काम करते हैं। इनको 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक होते हैं पार्ट टाइम, जो आपके यहाँ 2 घंटे 1 घंटे के लिए काम करने आते हैं, वो घर की साफ़ सफाई करते हैं और चले जाते हैं। एक होते हैं फुल टाइम, जो सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं और सवेरे आते हैं और फिर दिन भर में आपके बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं, घर में खाना बनाने का काम करते हैं, गार्डनिंग का काम करते हैं, ये सारे काम तो फुल टाइम, और रात में 7-8 बजे चले जाते हैं। तो ये लगभग 14 घंटे की नौकरी करते हैं। एक होते हैं वर्क एट प्लेस, यानी घर में रह के। हम देख रहे हैं जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण हुआ, गाँव की आबादी शहर में आने लगी और शहर में भी
नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ कि हमारी जो संयुक्त परिवार की प्रथा थी वो उसमें बदलाव आया। संयुक्त परिवार सिंगल फैमिली में, एकल परिवार में आने लगा। तो सिंगल फैमिली में आने से और उसमें भी खर्चे बढ़ने के कारण क्या हुआ कि पति पत्नी दोनों सर्विस कर रहे हैं। अब उनके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, उनके घर की देखभाल कौन करेगा, अगर उनके साथ में उनके यहाँ कोई बुजुर्ग है तो उनकी देखभाल कौन करेगा। तो इन लोगों को मेड सर्वेंट मिल जाता है, ये अपने घर में ही रख लेते हैं। कई जगह तो गवर्नमेंट ने सर्वेंट क्वार्टर भी दिए हैं, लेकिन प्राइवेट सर्वेंट क्वार्टर बहुत कम है। वो वहीं एक छोटे से कमरे में या जीने में या छत के स्टेयरकेस में रहते हैं, और वहीं पे एक अलग से उनका सेपरेट वॉशरूम होता है, बाथरूम होता है, वहाँ जाते हैं और दिन भर रह के बच्चों की भी देखभाल करते हैं, घर की देखभाल करते हैं, पूरा काम करते हैं। अब इनके साथ हम सब समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा योगदान है परिवार को संभालने में। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ इनको घर भेज दिया गया। अब घर में है तो पहला तो हुआ कि जो लोग इनसे काम कराते थे उनके ऊपर पूरा वर्कलोड आया, तो उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं पे असर हुआ। महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित हुई, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। दूसरी चीज़, इनके लिए अभी तक कोई कानून नहीं है। इनके लिए कोई, महाराष्ट्र में ज़रूर एक बोर्ड बना हुआ है, वेलफेयर बोर्ड, और वैसे कोई कानून नहीं है। इनको मेहनताना भी इनके हिसाब से नहीं मिलता है, नियोक्ता तय करता है। यानी यहाँ पे मेहनताने पे इनका कोई अधिकार नहीं है, मन मर्जी का मामला है। इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानून नहीं है, जो है भी एक तो वो पर्याप्त रूप से या वास्तव में तरीके से लागू नहीं है। मेड जितने भी हैं घरेलू, इन पे हमेशा शोषण होता है, चोरी का आरोप लगता है, भेदभाव किया जाता है। घर में इनको अलग से खाने को दिया जाएगा, इनको नीचे बैठ के खाने, एक कोने में बैठने खाने को दिया जाएगा। हिंसा का शिकार होना पड़ता है, कम मजदूरी मिलती है, काम का समय इनका निश्चित नहीं है, कंटिन्यू चलता रहता है, कम पैसे में अधिक से अधिक इनसे काम कराया जाता है। यौन शोषण भी अधिकतर होता है। ऐसा एक अंदाज है कि 30%, दिल्ली की स्टडी हुई थी कि 39% कामगारों के साथ यौन शोषण होता है। अब दूसरी चीज, सामाजिक सुरक्षा कानून जो है 2008 में बना जरूर है इनके लिए, पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं है, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, अभी एक सर्वे आया है कि 90% होम में जो आपके घरेलू कामगार श्रमिक हैं या महिलाएं हैं, इनका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में रखा ही नहीं गया, कोई कराता नहीं है। वो इसलिए नहीं करता, सरकार के नियम करना पड़ेगा, उनके नियमानुसार इनको सैलरी देना पड़ेगा, तो सैलरी नहीं देना पड़े, वेतन ना देना पड़े, सारी सुविधाएं न वेलफेयर की देना पड़े, इसलिए इनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में नहीं रखा जाता। एक और है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क 2013, ये आया है, अभी इस पर उतना ज़्यादा हुआ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, यहाँ पे वेलफेयर बोर्ड है। आप सोचिए, देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में सब मिला के जो 32 होते हैं, उनमें से केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र 3 जगह वेलफेयर बोर्ड है। बाकी जगह तो वेलफेयर बोर्ड ही नहीं है, इनके प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। तो ये अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से जीवन यापन करते हैं और शोषण का शुरू में लॉकडाउन पीरियड में इनको पूंजी होती नहीं है, से भी संस्थाओं के द्वारा भोजन वितरण ना किया जाता तो हो सकता था कि इसमें से आधे से अधिक लोगों काल कवलित हो जाते। अब स्थिति यह है कि ये घर से निकल नहीं सकते हैं। अब इसके साथ अब देखिए, लॉकडाउन जब हटा, अनलॉक 1 आया, तो अनलॉक 1 में भी अभी एक स्टडी आई है, खबर आई है, मुंबई जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में कुछ एजेंसियां हैं जो होममेड सप्लाई करती हैं। उन्होंने क्या करा है कि जो होटल खाली हैं, क्योंकि होटल सब बंद है, पर्यटन बंद है, होटल बंद है, तो होटल में कुछ कमरे उन्होंने ले लिए, कुछ फ्लैट जो खाली थे वो फ्लैट्स उन्होंने ले लिए। अब उसमें उन्होंने रखा है कि 14 दिन मेड को वहाँ पे क्वारंटाइन रखते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमारे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अगर ये मेड काम करने आएगी तो क्या गारंटी है, क्योंकि आज की डेट में नो वन कैन रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको, तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है आपको मेड सप्लाई करेंगे। तो इन होटल में, होटल के खाली कमरों में, गेस्ट हाउस में इनको रखा गया। अब वहाँ पे ये इसको सिर्फ 14 दिन अपने घर से अलग रहना पड़ता है मेड को। अब सोचिए, अपने छोटे बच्चों को होटल में एकांत में रहेगी या गेस्ट हाउस में, जहाँ वहाँ रहेंगी। वो एजेंसी जिनके यहाँ मेड सप्लाई करना, उनसे पैसा लेते हैं, उनसे कहते हैं कि आपको एवरेज जो है 14 दिन का
इसमें बताया कि पहले तो उनको 51,000 के लगभग लगता है, जिसमें खाना 10,000 खाने का लगता है और रहने का लगता है। तो ये जो है पूरा 1,500 रुपये प्रतिदिन का खाना और 10,000 रुपये 14 दिन के वहाँ ये रहते हैं। इनको पूरा चेकअप होता है। फिर उसके बाद में नियोक्ता, जो इनका नियोक्ता है, जो एजेंट है, वो उन घरों में भेज देता है जहाँ पे पूरी तरह से मेड पे ही डिपेंडेंट है। फिर वहाँ जाके वो काम करते। अब फिर वहाँ से वो निकल नहीं सकती, वो अपने घर भी नहीं। अब सोचिए, वो अपने घर परिवार से आइसोलेशन में चली गई पूरी तरह से। उनको एक तरीके से देखा जाए तो ये कैद खाना है, उनको सजा दे दी गई। अब ये ऐसा उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो करने वाला है वो कहता है हम आपको रख रहे हैं, आपको आपके बदले में हमने वहाँ पे हायर किया है, तो उसमें पैसे की कटौती और इतना दे देते हैं कि जिससे कि आप अपने घर का पालन पोषण कर सके नॉमिनल चार्ज पे। एक ये स्ट्रीट चालू हुई। दूसरी चीज़ इसमें अभी सबसे बड़ा देखा गया है, जैसे गुड़गांव, जिसे गुरुग्राम कहते हैं, वहाँ 20,000 बंगाली फैमिली है। 20,000 लोग हैं जो कि डेली वेजेस के काम करते हैं। प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, इस प्रकार से पुताई करते हैं। की महिला, यहाँ के घर की महिलाएं जो हैं वो घरों में काम करती हैं। लॉकडाउन पीरियड में ये लोग वहाँ से भगे नहीं। वास्तव ऐसे समय में अपना परिवार याद आ रहा था कि उन्होंने जब पलायन किया है तो क्या स्थिति, वहाँ घर में भी इनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। तो ये हालत है। दूसरी चीज़, ये संघर्ष ही पूरे समय करते रहते हैं। अब आपको 2-3 घटनाएं याद होगी। एक बॉम्बे की एक घटना थी कि वो बिहार के थे। बॉम्बे में उन्हें एक छोटी सी फैक्ट्री, घर के कामकाज के लिए और फैक्ट्री के कामकाज के लिए वो गांव से अपने पड़ोस के एक बच्चे को लिया है। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा यहाँ रहता है, हमारे साथ खेत में काम करता है, हमारे यहाँ फैक्ट्री में काम करेगा। लेकिन उस फैमिली का जो बड़ा बच्चा था वो उद्दंड था, वो रौब जमाता था। एक छोटा बच्चा माउथ आर्गन बचाता था, तो उसको तो उसने एक दिन उससे उसका माउथ आर्गन तोड़ दिया। उसमें बहसबाजी हुई, इतना ज़्यादा हुआ, उसने मारा पीटा को। छोटा सा बच्चा जो कि 12 साल का था, उसका देहांत हो गया। अब उसका देहांत होने पे उसके परिवार के लोगों ने उस बच्चे का वहीं वो कर दिया, मतलब उसके परिवार के लोग अपने बच्चे से मिल भी नहीं सके। इसी तरह एक दिल्ली की घटना है। दिल्ली में एक ड्राइवर था, वो एक बहुत बड़े उद्योगपति के यहाँ ड्राइविंग का काम करता था, अच्छी सैलरी मिलती थी। लेकिन होता क्या था, एक दिन क्या हुआ, ड्राइवर जो था उसकी बेटी से एक रोड एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई। अब वो परिवार जो है वो ड्राइवर पे दबाव डाल रहा था कि तुम केस ले लो, यानी उस पर रोड एक्सीडेंट पे मृत्यु पे जो सजा होगी लड़की को ना हो उसको हो। ड्राइवर ने कहा भाई मैं तो था ही नहीं, मैं तो आपके यहाँ था ही नहीं, यहाँ पे था नहीं, मैंने गाड़ी भी नहीं चलाई, मैं तो आपके साथ ऑफिस में था, मैं कैसे करूँ, सजा मैं क्यों भुगतूँ। इतना ज़्यादा उसको प्रताड़ित किया। एक दिन इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उसने अपने मालिक जिनके यहाँ नौकरी करता था उनकी ही हत्या कर दी। बाद में जब पकड़ा गया, पुलिस ने पूछा ऐसा क्या था, तुमको अच्छी सैलरी मिल रही, सब कुछ था। फिर उसने बताया कि इनकी बेटी से एक रोड एक्सीडेंट हुआ था उसमें। अब आप सोच सकते हैं मेड के साथ में कितना शोषण होता है कि अगर बेटी से एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए भी सजा भुगतने के लिए उसको झूठा केस दिया जाएगा। ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अभी हाल में जो हमारे यहाँ जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद जो शुरू हुआ, अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है। अब स्थिति ये है कि वो घर में हैं, घर से अगर आते हैं तो उनको क्वारंटाइन, जैसा बॉम्बे में हुआ यहाँ पे भी हो रहा है कि आपको पहले क्वारंटाइन। जो दूसरे प्रांतों से आएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ जो बाहर गए हैं, वो अगर छत्तीसगढ़ से वापस आते हैं तो उनको अपने जहाँ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में पहले क्वारंटाइन होना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जैसे मध्य प्रदेश में बाहर गए या यहाँ पे हमारे यहाँ जो बाहर के हैं गांव के, तो उनको सरकार के आदेश से क्वारंटाइन। अब क्वारंटाइन होने में, अब सोचिए आप, बॉम्बे का मैंने आपको बताया कि एजेंसी ने 15 दिन के लिए उनको रख दिया। 15 दिन वो अपने परिवार से नहीं मिल सकती, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से माँ को अलग रहना पड़ेगा। और फिर जिस घर में काम करेगी तो उस घर में भी स्थिति यही है कि वहाँ पे भी उसको वो कहते हैं आप बाहर निकलो कि खतरा है, कोरोना वायरस के आप संपर्क में आएंगे। कोरोना दूसरे इसके लिए अभी देखा गया है जितने भी मेड हैं, इनके शोषण को बचाने के लिए, इनके अच्छे जीवन के लिए, जब तक कोई नेशनल पॉलिसी नहीं बनती, एक राष्ट्रीय नीति बनाना बहुत जरूरी है। हर राज्य सरकार को अपनी नीतियां बनाना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ को एक राज्य की नीति बनाना चाहिए, मध्य प्रदेश को बनाना चाहिए, उत्तर प्रदेश
चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसी भी मेड का रजिस्ट्रेशन नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, इनका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। हमारे पास डेटा नहीं है कि कितने, वो तो अभी औपचारिक रूप से पता चला कि ILO ने कहा था, ये भी 3 साल पहले के, कि भारत में इतने 47 लाख महिला श्रमिक हैं घरेलू काम की। तो इनके साथ जो शोषण होता है, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनको फंड की सुविधा नहीं है, इनको वेतन नहीं है, इनको साप्ताहिक छुट्टी, मासिक छुट्टी तो छोड़िए, साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं मिलती है। ये पूरे समय काम करती हैं, सिर्फ खाने को मिलता है और चाय मिलती है और कुछ इनको मजदूरी मिलती है। इंक्रीमेंट नहीं लगता इनका, जैसे हम लोग जितने सरकारी कर्मचारी हैं, हर साल जुलाई में 3% इंक्रीमेंट लग जाता है। हमारा वेतनमान है, इनका कोई वेतनमान नहीं है। महंगाई बढ़ती तो हमको DA बढ़ता है, साल में 2 बार DA बढ़ता है, लेकिन इनके लिए चाहे महंगाई हो, चाहे इनकी सर्विसेज हो, किसी प्रकार से कुछ नहीं। बदले में क्या मिलता है, दिवाली वगैरह में या किसी और त्यौहार में, क्रिश्चियन है तो क्रिसमस के समय में, है तो वो ईद के समय में, और हिंदू हैं तो वो दिवाली के समय में जो पुराने कपड़े रहते हैं, जो हमारे अनयूज कपड़े रहते हैं, वो उनको हम दे देते हैं। ये एक तरीके से। और कुछ लोग ज़्यादा हुआ तो कि ठीक है, आपको 1 महीने की हम एडवांस सैलरी दे रहे हैं, या 1 महीने की अतिरिक्त सैलरी दे देते हैं। तो ओवरऑल जो है, अभी जो कोविड में आया है, पीरियड आया है, इसके पहले इनके साथ सिर्फ शोषण होता था, न्यूनतम आय मिलती थी, शारीरिक शोषण होता था और उसका शिकार होती थी। लेकिन अब स्थिति इनके साथ ये कि करें क्या, क्योंकि 14 दिन क्वारंटाइन होना है, स्थितियां अभी संभली नहीं है। कोरोना के आप देख रहे हैं कि डेली हम 6 लाख से ऊपर संख्या हो चुकी है, रोज़ 20,000 के लगभग आंकड़े आ रहे हैं। हर स्टेट बढ़ता जा रहा है और उस पर नियंत्रण के प्रयास कर रहे हैं। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है, जब तक कोई दवा नहीं आती है, इनके साथ बहुत, क्योंकि गाँव में इनको काम नहीं मिल रहा, इनको खेती किसानी भी, इनके पास ज़मीन नहीं है, खेती किसानी में भी सक्षम नहीं है, और गांव में कोई गांव के लोग सब अपना काम खुद करते हैं, वहाँ ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, एक समाजशास्त्री हैं, एंथनी गिडेंस ने बहुत पहले कहा था, 1985 में उनकी एक किताब आई थी, उन्होंने कहा आधुनिकता के दुष्परिणाम की बात की थी। उन्होंने कहा आधुनिकता के कारण धीरे धीरे समाज में समय और स्थान में परिवर्तन होगा। आधुनिक समाज में स्वसमता, मतलब सरकार का प्रतिबंध सरकारी चीज़ों का, और धीरे धीरे उसमें क्या है, लोगों के साथ इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होंगी जब उनको कभी भी, ये जो कोरोना वायरस है, ये भी वास्तव में आधुनिकता और औद्योगिकरण का ही परिणाम है। इसके कारण आप देखें कि हमारे पूरी दिनचर्या बदल गई है, हमारे यहाँ लोगों के व्यवहार बदल गए हैं, अविश्वास का माहौल पैदा, एंथनी गिडिंग्स ने 85 में कहा था अपनी किताब में कि आप देखेंगे अविश्वास पैदा होगा। वास्तव में आज हमारा अविश्वास है, टेक्नोलॉजी होने के कारण, हर चीज़ तकनीक के कारण, आज तकनीक पे होने हमारा स्वभाव भी यांत्रिक होता जा रहा है और हम अविश्वास में जी रहे हैं। समाज के अंतर्गत उन्होंने कहा था आधुनिकता जो परिणाम है, विश्वास टूट गया है, हमारा विश्वास हिल गया है, और वही हम देख रहे हैं। मनुष्य के जीते रहने का आधार, आज हमको भी नहीं मालूम कि कल क्या होगा, तो हमारे जीते रहने का जो आधार था, एक विश्वास था, वही स्थिति घरेलू था, उनके जीवन जीने का जो आधार था वो खत्म हो चुका है, विश्वास हिल चुका है कोरोना ने। तो मैं चाहता हूं कि सरकार 2-3 चीज़ें हैं कि हर राज्य इनके लिए एक नीतियां बनाए, एक राष्ट्रीय नीति बने, और हर राज्य में इनका जो है रजिस्ट्रेशन हो, इनका नामांकन हो, इनको एक निश्चित वेतनमान तय किया गया। अभी कोई वेतनमान तय नहीं है, इनके कुछ नियम बनाए जाएँ कि इनको मासिक छुट्टी मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, मैटरनिटी लीव वगैरह कुछ नहीं, बच्चे भी उनको भी अपने साथ कार्यस्थल में लाके काम करती है। तो इनके समाज कल्याण बोर्ड द्वारा इनके लिए कुछ, कामगार यूनियन द्वारा इनके लिए कुछ बनाना पड़ेगा इनको इस तरीके से। अगर ये नहीं बनता है तो इनका निरंतर शोषण होता रहेगा। पुनः मैं, आपने मुझे मौका दिया, माता कर्मा कॉलेज का अत्यंत आभारी हूँ कि उसने मुझे एक अवसर प्रदान किया। प्राचार्य जी, मैडम जया ठाकुर और सरस्वती वरा मैडम का अत्यंत आभारी हूँ कि आपने दिया। चूँकि कुछ व्यवस्था थी, मैंने कल मैडम से बात की कि मुझको पहले आप करा लीजिए, क्योंकि एक जगह मुझे जाना है और वहाँ के कारण, तो मैडम ने, आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। नमस्कार।